भाग एक। वो अजीब चिट्ठियां और दिमाग में उठते सवाल। जरा सोचिए, आप लगभग 15 साल के हैं। जिंदगी बिल्कुल आम ढर्रे पर चल रही है। सुबह उठना, स्कूल जाना, दोस्तों के साथ थोड़ी हंसी मजाक, शाम को होमवर्क और कभी कभी टीवी। सब कुछ कितना सीधा सादा, कितना जाना पहचाना। फिर एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आप अपना लेटर बॉक्स खोलते हैं और उसमें आपको एक छोटी सी बिना नाम पते की चिट्ठी मिलती है। कोई बिल नहीं, कोई शुभकामना संदेश नहीं, बस एक कोरा कागज जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, तुम कौन हो। बस इतना ही। आपका दिल जोर से धड़कने लगता है। ये कैसा सवाल है? किसने भेजा होगा और इसका जवाब क्या है? आप सोचते हैं, मैं सोफी एमंडसन हूं। लेकिन क्या बस यही आपकी पहचान है? क्या आप सिर्फ एक नाम है? ये सवाल आपके दिमाग में किसी बीज की तरह पड़ जाता है और धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। अगले दिन एक और वैसी ही चिट्ठी। इस बार सवाल और भी बड़ा है। दुनिया कहाँ से आई? अब तो आप सच में हैरान परेशान हो जाते हैं। ये कौन है जो मुझसे ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा है? क्या कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है? लेकिन सवाल इतने गहरे हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। आप आसमान को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं और सोचते हैं, हाँ, ये सब आया कहाँ से? क्या ये हमेशा से यही था या इसकी भी कोई शुरुआत हुई होगी? ये सवाल आपको बेचैन करने लगते हैं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देते हैं। आज हम ऐसे ही एक शुरुआत से प्रेरित कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसी कथा जो हमें मानव विचार के इतिहास के माध्यम से एक असाधारण रोमांचक यात्रा पर ले जाती है, जिसकी चिंगारी इतनी रहस्यमयी चिट्ठियों से जलती है। हम जोस्टिन गार्डर की मशहूर किताब सोफी की दुनिया की आत्मा, उसके सार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो किताब है जो एक मनोरम रहस्य को पश्चिमी दर्शन के एक भव्य ज्ञानवर्धक दौर के साथ बड़ी ही खूबसूरती से मिलाती है। यह सिर्फ मुश्किल नामों और सूखी तारीखों को रटने के बारे में नहीं है दोस्तों। यह जीवन के सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवालों को पूछने के उस रोमांच, उस गुदगुदी को महसूस करने के बारे में है। ठीक वैसे ही जैसे सोफी नाम की एक युवा लड़की करती है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि दर्शन यानी फिलॉसफी कोई धूल फाकता हुआ उबाऊ अकादमिक विषय नहीं है, बल्कि खुद को और उस विशाल रहस्यमयी ब्रह्मांड को समझने की एक जीती जागती, सांस लेती हुई, कभी न खत्म होने वाली खोज है, जिसमें हम सब रहते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें दिखाती है कि हर पीढ़ी ने, हर युग के इंसानों ने इन सवालों से कैसे माथापच्ची की है और उनके जवाबों ने, उनकी सोच ने हमारी आज की दुनिया को, हमारी मान्यताओं को, हमारे समाज को कैसे गढ़ा है, कैसे शक्ल दी है। तो अपनी सारी जिज्ञासा, सारे कौतूहल को समेट लीजिए और चलिए इन पेचीदा, दिमाग को झकझोर देने वाले दार्शनिक सुरागों के निशान का पीछा करते हैं। देखते हैं ये सफर हमें कहाँ लेके जाता है। भाग 2। सोफी की आम सी जिंदगी और वो असाधारण चिट्ठियां। हमारी कहानी की नायिका है सोफी एमंडसन, एक 15 साल की लड़की जो नॉर्वे के एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहती है। उसके पिता एक तेल टैंकर पर कैप्टन हैं और अक्सर घर से दूर रहते हैं। सोफी की जिंदगी में उसके दोस्त हैं, स्कूल है, थोड़ी बहुत शरारतें हैं, यानी कुल मिलाकर एक आम किशोरी की जिंदगी। लेकिन ये गुमनाम चिट्ठियां और फिर जल्द ही दर्शन के पाठों से भरे मोटे मोटे लिफाफे उसकी इस सामान्यता को
उसकी इस सीधी सादी जिंदगी को एक ऐसे अद्भुत रोमांचक मोड़ पर ले आते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह ऐसा है जैसे किसी ने उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के शांत तालाब में एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया है और अब लहरें उठ रही है, नई नई संभावनाएं जन्म ले रही है। अचानक सोफी के लिए स्कूल में सीखी जाने वाली बीजगणित या इतिहास की बातें उतनी दिलचस्प नहीं रह जाती जितनी ये नई बातें। अब वो उन्हीं सवालों से जूझ रही है, उन्हीं पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने हजारों साल पहले प्राचीन यूनान के बुद्धिमान लोगों को भी हैरान परेशान किया था। वो सोचने लगती है, कौन थे वे शुरुआती विचारक, वे पहले फिलोसोफर जिन्होंने सितारों को, समुद्र की लहरों को, जीवन और मृत्यु के रहस्य को यानी अस्तित्व के पूरे ताने बाने को देखकर यह पूछने की हिम्मत की कि यह सब क्यों है और यह सब कैसे काम करता है। सोफी को अपनी चिट्ठियों के जरिए एक रहस्यमयी शिक्षक मिलता है जिसका नाम है अल्बर्टो नॉक्स। अल्बर्टो उसे दर्शन की दुनिया में धीरे धीरे आगे ले जाता है। सबसे पहले वो उसे मिलेट्स के प्रकृति दार्शनिकों से मिलाता है, थेल्स, जिन्होंने कहा कि पानी ही सभी चीजों का मूल तत्व है, एनेक्सीमेंडर जिन्होंने असीम की बात की और एनेक्सीमेनीज जिन्होंने हवा को मूल तत्व माना। सोफी सोचती है ये लोग कितने अजीब थे लेकिन कितने साहसी भी, जिन्होंने देवताओं की कहानियों से आगे जाकर तर्क से दुनिया को समझने की कोशिश की। फिर अल्बर्टो उसे हेराक्लिटस के बारे में बताता है जिसने कहा था सब कुछ बह रहा है और तुम एक नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। सोफी को यह बात थोड़ी समझ में आती है क्योंकि वो खुद भी तो हर पल बदल रही है। फिर पार्मेनाइट्स आते हैं जो कहते हैं कि वास्तव में कोई बदलाव होता ही नहीं, सब कुछ शाश्वत और अपरिवर्तनशील है और हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती है। सोफी का सिर चकराने लगता है, कौन सही है? क्या सब कुछ बदल रहा है या कुछ भी नहीं बदल रहा? इसके बाद डेमोक्रिटस के अणुओं एटम्स का सिद्धांत आता है कि दुनिया अनगिनत अविभाज्य कणों से बनी है। सोफी को यह बात विज्ञान के पाठों जैसे लगती है और फिर कहानी एथेंस पहुंचती है जहां सोफी की मुलाकात होती है दर्शन के 3 महानायकों से, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। अल्बर्टो नॉक्स सोफी और साथ ही हमें यानी सुनने वालों को बड़े ही रोचक ढंग से इन विचारों के बारे में बताता है। हम सिर्फ यह नहीं सीखते कि उन्होंने क्या सोचा, बल्कि यह भी कि उन्होंने कैसे सोचा। सुकरात की मशहूर प्रश्नोत्तर शैली, जिसे वो लोगों को उनके अज्ञान का एहसास कराने और सत्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए इस्तेमाल करते थे। मैं बस एक ही बात जानता हूं और वो ये कि मैं कुछ नहीं जानता। प्लेटो का विचार, विचारों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का सिद्धांत, जहां असली शाश्वत रूप मौजूद है और हमारी यह दुनिया तो बस उनकी एक धुंधली परछाई है। गुफा का रूपक सोफी को बहुत प्रभावित करता है। और अरस्तु, जो प्लेटो के ही शिष्य थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को इंद्रियों और तर्क के माध्यम से समझने पर जोर दिया, जिन्होंने जीव विज्ञान, तर्कशास्त्र, नैतिकता और राजनीति पर गहन विचार दिए। जो इस यात्रा को इतना अपना सा, इतना संबंधित करने योग्य बनाता है वह यह है कि सोफी बिल्कुल हमारी तरह है। वह कभी कभी इन मुश्किल बातों से भ्रमित हो जाती है, कभी अल्बर्टो के समझाने के तरीके पर हंसती है, अक्सर नई बातें सीखकर चकित होती है और हमेशा और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक रहती है। वह सवाल करती है, वह संदेह करती है,
वह इन प्राचीन विचारों को अपने आज के जीवन, अपनी समस्याओं, अपनी खुशियों से जोड़ने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि क्या प्लेटो के विचार आज भी मायने रखते हैं, या अरस्तु के तर्क आज की दुनिया की उलझनों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। हम दर्शन को कुछ सूखे, बेजान उपदेशों के एक संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली बातचीत के रूप में देखते हैं, जो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे इंसानों की एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है। यह सिर्फ तथ्यों को रटने या इम्तिहान पास करने के बारे में नहीं है। यह हम में से हर एक के भीतर सोए हुए उस छोटे से दार्शनिक को जगाने के बारे में है। यह महसूस करने के बारे में है कि सोफी को जो अजीबोगरीब सवाल मिलते हैं, वे ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम भी अपने आप से पूछ सकते हैं, और शायद हमें पूछने भी चाहिए, अगर हम एक ज्यादा जागरूक और सार्थक जिंदगी जीना चाहते हैं। भाग 3, समय और विचार के सागर में एक तूफानी गोता। जैसे जैसे सोफी का यह अनोखा पत्राचार पाठ्यक्रम आगे बढ़ता है, वह और हम भी उसके साथ साथ मानव विचार और दर्शन की सदियों लंबी उतार चढ़ाव भरी यात्रा से गुजरते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई बहुत ही ज्ञानी और दिलचस्प व्यक्तिगत शिक्षक हमें समय के आर पार ले जा रहा हो, इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव पर रुककर हमें उन महान दिमागों से मिलवा रहा हो जिन्होंने हमारी सोच को दिशा दी। हम देखते हैं कि कैसे शुरुआती इंसान प्रकृति की शक्तियों को देखकर डरते थे और उन्हें समझाने के लिए देवताओं और मिथकों की कहानियां गढ़ते थे। फिर धीरे धीरे यूनान में कुछ लोगों ने इन पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर तर्क और अवलोकन के आधार पर दुनिया को समझने की कोशिश शुरू की। यह दर्शन का जन्म था। फिर कहानी मध्य युग में पहुंचती है, जहां ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ता है और दर्शन धर्मशास्त्र थियोलॉजी के साथ घुल-मिल जाता है। हम संत ऑगस्टीन जैसे विचारकों से मिलते हैं जो प्लेटो के विचारों को ईसाई धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और संत थॉमस इक्विनॉक्स जो अरस्तु के तर्क को ईसाई मत की नींव बनाने का प्रयास करते हैं। सूफी को यह सब थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अल्बर्टो उसे समझाता है कि कैसे उस युग में आस्था और तर्क के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही थी। फिर आता है पुनर्जागरण यानी पुनर्जन्म, एक ऐसा दौर जब यूरोप में कला, साहित्य, विज्ञान और मानव विचार में एक नई जान फूंक जाती है। इंसान फिर से ब्रह्मांड के केंद्र में आ जाता है। मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म का उदय होता है। सोफी को लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेली जैसे कलाकारों के बारे में पढ़कर मजा आता है, और वह समझती है कि कैसे इस दौर ने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। यह यात्रा हमें प्रबोधन, एनलाइटनमेंट के दौर से भी गुजारती है। 18वीं सदी का वो समय जब मानवीय तर्क, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार और वैज्ञानिक जांच पर जबरदस्त जोर दिया गया। हम उन विचारकों से मिलते हैं जिन्होंने स्थापित धार्मिक और राजनीतिक मान्यताओं को चुनौती दी, जिन्होंने समाज को संरचित करने और मानव मन को समझने के नए तरीकों की कल्पना करने का साहस किया। हम रेने डिकार्टेस से मिलते हैं जो मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जॉन लॉक जो अनुभव को ज्ञान का आधार बताते हैं और प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। डेविड ह्यूम जो हमारी इंद्रियों पर संदेह करते हैं, और इमैनुएल कांट जो तर्कवाद और अनुभववाद के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं। सूफी को यह सब बहुत रोमांचक लगता है,
जैसे वो किसी बौद्धिक क्रांति का हिस्सा बन रही हो। हम रोमांटिक आदर्शवादियों से भी रूबरू होते हैं, जो भावनाओं, कल्पना और प्रकृति को महत्व देते हैं। यथार्थवादी विचारकों से, जो दुनिया को जैसी है वैसी देखने की बात करते हैं। और उन अस्तित्ववादी दार्शनिकों, एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स, जैसे किर्कगार्ड, नीत्शे और सार्त्र को भी छूते हैं, जो एक तेजी से जटिल और अक्सर ईश्वरहीन लगने वाली दुनिया में व्यक्ति के अस्तित्व, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के अर्थ से जूझ रहे थे। सोफी को डार्विन के विकासवाद और फ्रायड के मनोविश्लेषण के बारे में भी पता चलता है, और वह सोचती है कि इन विचारों ने इंसान के बारे में हमारी समझ को कितना बदल दिया है। सोफी की आंखों के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे विभिन्न दार्शनिकों ने अपने से पहले के लोगों के विचारों पर या तो कुछ नया बनाया या उनके विचारों का खंडन करके अपनी नई राह बनाई। यह विचार का एक भव्य, आपस में जुड़ा हुआ, कभी न खत्म होने वाला ताना बाना है। यह स्क्रिप्ट इन विचारों को केवल संग्रहालय में रखी पुरानी बेजान चीजों के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है। यह दिखाती है कि वे विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से कैसे पैदा हुए, और वे आज भी हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारी राजनीति और हमारी नैतिकता को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि दर्शन के केवल कुछ अमूर्त, हवाई विचारों का खेल नहीं है, बल्कि इसके वास्तविक दुनिया में ठोस परिणाम होते हैं। यह प्रभावित करता है कि हम कैसे जीते हैं, हम अपने समाजों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, और हम किन चीज़ों को महत्व देते हैं और किन चीज़ों को नहीं। इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी खूबी इसकी सरलता और सुलभता है। मुश्किल से मुश्किल विचारों को भी तोड़ा जाता है। उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की उपमाओं और छोटी छोटी कहानियों के साथ समझाया जाता है, जिन्हें सोफी आसानी से समझ सकती है, और इसलिए हम भी समझ सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि दर्शन अपने मूल में एक गहरा मानवीय प्रयास है, जो जानने की, समझने की हमारे उस सहज आदिम इच्छा से प्रेरित है, जो हमें इंसान बनाती है। भाग 4, अनसुलझा रहस्य, सिर्फ दर्शन से कई ज्यादा। लेकिन दोस्तों, सोफी की दुनिया सिर्फ एक दर्शन की पाठ्यपुस्तक नहीं है, जिसे बड़ी चतुराई से एक दिलचस्प कहानी के लिबास में पेश किया गया हो। सोफी की दार्शनिक शिक्षा और बौद्धिक विकास के समानांतर एक और कहानी चल रही है, एक ऐसा रहस्य जो लगातार गहराता जाता है और जो तेजी से विचित्र और अविश्वसनीय होता जाता है। यह रहस्य कहानी में एक और परत, एक और आयाम जोड़ता है, जो हमें अंत तक बांधे रखता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह अल्बर्टो नॉक्स आखिर है कौन? वह इतना ज्ञानी कैसे है? और वह सोफी को इस तरह छिप छिप कर गुमनाम तरीके से क्यों पढ़ा रहा है? क्या वह कोई असली इंसान है भी, या सिर्फ सोफी की कल्पना? और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है हिल्डे मोलर नाक की। यह हिल्डे कौन है? एक ऐसी लड़की जिससे सोफी कभी नहीं मिली, जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं, लेकिन जिसके जन्मदिन के कार्ड, उसके स्कूल के स्कार्फ और दूसरी चीजें रहस्यमय तरीके से सोफी की दुनिया में, सोफी के घर में, यहाँ तक कि अल्बर्टो के केबिन में भी दिखाई देती रहती है। और ये सारी चीजें अक्सर लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में तैनात एक मेजर अल्बर्ट नाग द्वारा अपनी बेटी हिल्डे को संबोधित होती है, जिसका जन्मदिन भी सोफी के जन्मदिन के आसपास ही है। ये सिर्फ अजीब संयोग तो नहीं हो सकते। सोफी को लगने लगता है कि उसकी अपनी दुनिया,
जिसे वह अब तक इतनी वास्तविक और ठोस समझती थी, शायद उतनी सीधी और सरल नहीं है। उसके मन में शक पैदा होने लगता है। ये सवाल सोफी के दिमाग में एक सम्मोहक, लगभग जासूसी कहानी जैसी कथात्मक प्रेरणा पैदा करते हैं। जैसे जैसे सोफी स्वतंत्र इच्छा और नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म के बारे में सीखती है, क्या हम अपने फैसले खुद करते हैं या सब कुछ पहले से तय है, और वास्तविकता और भ्रम के बारे में पढ़ती है। उदाहरण के लिए, जब वह जॉर्ज बर्कले के आदर्शवाद के बारे में पढ़ती है कि होना ही माना जाना है, यानी किसी चीज का अस्तित्व तभी है जब उसे कोई देख या महसूस कर रहा हो, तो वह अपनी ही वास्तविकता की प्रकृति पर, अपने ही अस्तित्व पर भी सवाल उठाने लगती है। क्या यह दार्शनिक सबक किसी तरह उसके आसपास हो रही इन अजीब समझ से बाहर की घटनाओं से जुड़े हुए हैं? क्या कोई बहुत बड़ा डिजाइन, कोई बहुत बड़ी अनदेखी कहानी चल रही है जिसके बारे में उसे या अल्बर्टो को भी पता नहीं है? क्या वह खुद सोफी एमंडसन और उसका शिक्षक अल्बर्टो नॉक्स किसी और की कहानी के, किसी और के दिमाग की उपज के पात्र है? यह विचार सोफी को डराता भी है और रोमांचित भी करता है। दार्शनिक अन्वेषण और एक वास्तविक पन्ने पलटने पर मजबूर कर देने वाले रहस्य का यह अनूठा अंतर संबंध ही इस अनुभव को इतना खास और आकर्षक बनाता है। यह हमें न केवल जीवन के बड़े शाश्वत सवालों के जवाबों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि सोफी की अपनी कहानी में छिपे रहस्य के बारे में भी अनुमान लगाने और उत्सुक रहने पर मजबूर करता है। यह प्रदर्शित करने का एक बहुत ही चतुर और प्रभावशाली तरीका है कि कैसे दार्शनिक प्रश्न हमें अपनी कथित वास्तविकता के ताने बाने की, अपने रोजमर्रा के अनुभवों की गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं, वह कितना वास्तविक है और कितना हमारे मन का या किसी और चीज का बनाया हुआ भ्रम। भाग 5। यह यात्रा क्यों मायने रखती है? आश्चर्य और ज्ञान का उपहार। तो सोफी जैसी इस अनोखी और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने का स्थायी प्रभाव क्या होता है? एक ऐसी कहानी जो एक साधारण किशोरी के जीवन को दर्शन के विशाल और जटिल इतिहास के साथ इतनी खूबसूरती से मिलाती है। वह दुनिया भर में इतने सारे लोगों के साथ, युवा और वृद्ध, इतनी गहराई से क्यों जुड़ती है? सबसे पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, यह दर्शन को रहस्य मुक्त करती है, उसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाती है। यह दर्शन को विश्वविद्यालयों के ऊंचे हाथीदांत के टावरों से बाहर निकालती है और उसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे लिविंग रूम में ले आती है। यह दिखाती है कि ये सदियों पुराने सवाल सिर्फ कुछ गिने चुने बुद्धिजीवियों या शिक्षाविदों के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए प्रासंगिक है। हर सोचने वाले इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें उन आम धारणाओं और पूर्वाग्रहों से विपरीत ले जाती है कि दर्शन उबाऊ, अत्यधिक जटिल या जीवन से कटा हुआ विषय है। यह हमें गंभीर रूप से आलोचनात्मक ढंग से सोचने, सुनी सुनाई बातों या स्थापित मान्यताओं पर आंख बंद करके विश्वास न करने और अपने आसपास की दुनिया को, अपने समाज को और खुद को भी हल्के में न लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरे, यह हमारे अंदर आश्चर्य और कौतूहल की एक गहरी भावना पैदा करती है, उसे फिर से जगाती है। मानव विचार के लंबे और आकर्षक इतिहास का पता लगाकर हम मानव मन की अन्वेषण करने, कल्पना करने, सवाल पूछने और समझ की तलाश करने की उस अविश्वसनीय, असीम क्षमता की सराहना करना सीखते हैं।
यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया एक आकर्षक, रहस्यमयी और जटिल जगह है जो अभी भी सुलझने की प्रतीक्षा कर रहे अनगिनत रहस्यों और संभावनाओं से भरी है। यह हमें उस बच्चे जैसी जिज्ञासा को, उस विस्मय को फिर से जगाने में मदद करता है जो हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है, जो हर चीज पर क्यों और कैसे का सवाल उठाता है। यह हमें दुनिया के प्रति उदासीनता या निराशावाद से लड़ने में भी मदद करता है और हमें ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमें सशक्त बनाती है, हमें बौद्धिक आत्मविश्वास देती है। यह जानना कि इतिहास के महानतम विचारकों ने भी उन्हीं संदेहों, उन्हीं अनिश्चितताओं और उन्हीं सवालों से संघर्ष किया है जिनसे हम आज भी जूझ सकते हैं, अविश्वसनीय रूप से मान्य और सुकून देने वाला हो सकता है। यह हमें अपने स्वयं के दृष्टिकोण को विकसित करने, अपने स्वयं के मूल्यों को गढ़ने और अपने स्वयं के उत्तर बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और आत्मविश्वास देता है, चाहे वे कितने भी अस्थायी या अपूर्ण क्यों न हो। यह हमें बौद्धिक विनम्रता भी सिखाता है, यह समझना कि हम सब कुछ नहीं जानते और हमेशा सीखने के लिए, हमेशा विकसित होने के लिए और भी बहुत कुछ होता है। यह हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना भी सिखाता है, भले ही हम उनसे सहमत ना हो। सोफी की दुनिया के माध्यम से यह अद्भुत यात्रा अंततः दुनिया और खुद के साथ अधिक जागरूक, अधिक चिंतनशील और अधिक सक्रिय रूप से व्यस्त बनने का एक शक्तिशाली निमंत्रण है। भाग 6, बिंदुओं को जोड़ना, दर्शन हमारे जीवन में हर दिन। आप शायद अब भी यह सोच सकते हैं, ठीक है, यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्लेटो या डिकार्टेस या कांट के विचारों के बारे में सीखना मेरे दैनिक जीवन में, मेरी असली समस्याओं में मेरी मदद कैसे कर सकता है? यह एक बहुत ही जायज़ और महत्वपूर्ण सवाल है और सोफी की यात्रा इसका एक बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक जवाब देती है। सोफी की यात्रा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमें ठीक यही दिखाती है कि दर्शन कैसे हमारे जीवन से जुड़ता है। जैसे जैसे सोफी विभिन्न दार्शनिक विचारों, विभिन्न विचारकों और विभिन्न युगों के बारे में सीखती है, वह सिर्फ किताबी ज्ञान ही हासिल नहीं करती, बल्कि वह अपने जीवन को, अपने रिश्तों को, अपनी भावनाओं को और अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल नए और अक्सर आश्चर्यजनक तरीकों से देखने लगती है। उदाहरण के लिए, विभिन्न नैतिक ढांचों जैसे सुखवाद, उपयोगितावाद या कांट के कर्तव्य परायणता के सिद्धांत को समझना हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में आने वाली नैतिक दुविधाओं और मुश्किल फैसलों को बेहतर ढंग से समझने और हल करने में मदद कर सकता है। क्या मुझे यह छोटा सा नुकसान न पहुंचाने वाला झूठ बोलना चाहिए? क्या मुझे किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, भले ही इससे मुझे परेशानी हो? क्या ज्यादा लोगों की भलाई के लिए किसी एक व्यक्ति का नुकसान सही है? ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान का सिद्धांत के बारे में सीखना हमें आज के सूचनाओं की अधिकता और अक्सर गलत सूचनाओं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन के इस युग में सूचना के अधिक समझदार, आलोचनात्मक और विवेकपूर्ण उपभोक्ता बना सकता है। यह हमें यह पहचानने में मदद करता है कि क्या विश्वसनीय है, क्या महज राय है और क्या जानबूझकर फैलाया गया झूठ है। यह हमें अपने विश्वासों की नींव पर सवाल उठाने में भी मदद करता है। अस्तित्व संबंधित प्रश्नों, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस का पता लगाना
जैसे जीवन का अर्थ क्या है, क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हमें अपने स्वयं के मूल्यों को स्पष्ट करने, अपनी प्राथमिकताओं को समझने और यह तक तय करने में मदद कर सकता है कि हमारे जीवन को क्या अर्थ और क्या उद्देश्य देता है। क्या मैं सिर्फ समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जी रहा हूं, या मेरा अपना कोई गहरा व्यक्तिगत उद्देश्य है? दर्शन किसी एक सही या अंतिम उत्तर खोजने के बारे में नहीं है। जैसा कि अल्बर्टो सोफी को बार बार याद दिलाता है, यह बेहतर, गहरे और अधिक सटीक प्रश्न पूछना सीखने, विभिन्न दृष्टिकोणों पर धैर्यपूर्वक विचार करने, अपने पूर्वाग्रह को पहचानने और एक अधिक जांचा परखा, विचारशील और अंततः अधिक सार्थक जीवन जीने के बारे में है। यह उन अदृश्य विचार पैटर्न और मान्यताओं को पहचानने के बारे में है जो हमारे समाजों, हमारी संस्कृतियों और हमारे व्यक्तिगत विश्वासों को चुपचाप आकार देते हैं। यह एक कौशल है, एक कला है, जिसे निरंतर अभ्यास और आत्मचिंतन से निखारा जा सकता है, न कि सिर्फ कुछ तथ्यों या सिद्धांतों का संग्रह। सोफी का यह रोमांचक दार्शनिक रोमांच एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि हम सभी एक तरह से जन्मजात दार्शनिक हैं। हर बार जब हम चीज़ों के पीछे के क्यों के बारे में सोचते हैं, हर बार जब हम अपने विकल्पों और उनके परिणामों पर विचार करते हैं, हर बार जब हम खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में ही सही एक दार्शनिक कार्य में संलग्न होते हैं। भाग 7। रोमांच आपके साथ शुरू होता है, यही और अभी। सोफी की दुनिया से प्रेरित यह कहानी सिर्फ कुछ रहस्यमयी चिट्ठियों और दिमाग को घुमा देने वाले दार्शनिक पाठों की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह एक खुला निमंत्रण है दुनिया को अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज को नई आंखों से, एक बच्चे जैसी जिज्ञासा और आश्चर्य से देखने का निमंत्रण। जीवन के बड़े, बुनियादी और अक्सर असुविधाजनक सवाल पूछने का निमंत्रण, और सबसे बढ़कर ज्ञान और आत्मखोज की अपनी अनूठी व्यक्तिगत यात्रा शुरू करने का निमंत्रण। आपको इस यात्रा को शुरू करने के लिए किसी रहस्यमयी दाढ़ी वाले शिक्षक या गुप्त चिट्ठियों की जरूरत नहीं है। दुनिया खुद ही अजूबों, रहस्यों और सीखने के अवसरों से भरी पड़ी है, और आपका अपना मन सवालों, विचारों और संभावनाओं का एक असीम भंडार है। सोफी जिन महान विचारकों से मिलती है, उनकी विरासत और उनके काम इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि मानवीय जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास कितनी स्थायी और शक्तिशाली है। आपके पास सबसे शक्तिशाली उपकरण पहले से ही मौजूद है, आपका अपना दिमाग, आपकी अपनी तर्क शक्ति और आपकी अपनी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा। तो शायद अगली बार जब आप रात में आसमान में चमकते अनगिनत सितारों को देखें, या किसी मुश्किल फैसले पर विचार करें, या बस यूं ही चीजों की प्रकृति, जीवन के अर्थ या अपनी खुद की पहचान के बारे में सोचे, तो आपको सोफी का यह रोमांचक दार्शनिक सफरनामा याद आएगा। और शायद आप भी अपने सवाल पूछने, अपनी समझ तलाशने, दूसरों के दृष्टिकोणों को सुनने और अपने भीतर सोए हुए उस जिज्ञासु दार्शनिक को पूरे दिल से गले लगाने के लिए प्रेरित होंगे। आखिरकार जैसा कि कहा जाता है, सबसे बड़ा, सबसे रोमांचक और सबसे सार्थक रोमांच तो मन और आत्मा का ही रोमांच है। यह एक ऐसा रोमांच है जो जीवन भर चल सकता है, जो हमें लगातार विकसित होने, सीखने और एक बेहतर, अधिक जागरूक इंसान बनने का अंतहीन अवसर देता है। इस गहरे और ज्ञानवर्धक अन्वेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि आपकी अपनी जीवन यात्रा भी आश्चर्य, ज्ञान
और गहरे अर्थों से भरपूर हो।